तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कक्षा नए क्लास 9 में हैं और कोई भी बोर्ड से हैं तो आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने जरूरी होते हैं। तो आज मैं क्लास 9 का फ्रांसीसी क्रांति लेके आया हूँ। अगर आप कोई भी बोर्ड से पढ़ते हैं सीबीएसई को छोड़ के, तो आप अपना बोर्ड के लिए ये सभी प्रश्न को याद रख सकते हैं, जो आपके लिए क्या हो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना देरी करते हुए चलिए हम लोग ये रेडी करते हैं। तो जो सबसे पहला मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या याद रखना चाहिए हमें। तो सबसे पहले जो है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति यानी क्या है? तो फ्रांसीसी का मतलब होता है कि फ्रांस की क्रांति। क्रांति मतलब होता है एक प्रकार की लड़ाई जो कि बहुत लंबे समय तक की चलती है, उसको हम लोग क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांति, जो बहुत लंबे समय तक चलती है। जैसे कि आप झारखंड में, अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड में जानते होंगे कि टाइगर जराय मातो, जिन्होंने अभी क्रांति छिड़ी हुई है, जो कि बहुत दिनों से चला रहे हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं क्रांति। ठीक है, तो हम लोग सबसे मेन पॉइंट्स फ्रांस की क्रांति देखेंगे, यानी कि फ्रांस की लड़ाई। तो क्या हुआ था वहाँ पे? तो देखिए, फ्रांस की क्रांति जो हुआ तो वो किस कारण से हुआ, तो उसके मेन पॉइंट जो थे फ्रांस के, क्या हुआ था फ्रांस में जो था, फ्रांस के लोग महंगाई, कर में वृद्धि, निरंकुश शासन से परेशान थे। क्या हुआ था मेन पॉइंट्स वहाँ पे कि फ्रांस के लोग जो थे, वो फ्रांस में जो हुई थी वो महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई, सामान के बहुत ज़्यादा महंगा हो गए थे। जैसे कि अभी कुछ समय पहले टमाटर हुई थी, उसी तरह सब समय क्या हुआ था कि वहाँ पे हर एक सामान महंगाई हो गया था। दूसरा कि वहाँ पे कर यानी कि टैक्स में बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया था। तीसरा है कि निरंकुश शासन, वहाँ पे कोई भी राजा अपना मन से शासन करता था, जिस कारण से क्या हुआ था, वहाँ की जनता काफ़ी परेशान थी। वहाँ की जनता क्या थी? काफ़ी परेशान थी। अगर आप 9 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखना चाहेंगे तो उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे मेन पॉइंट्स, वहाँ के लोग क्यों परेशान थे, तो मेन रीजन बता दे रहे। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया? राजतंत्र को समाप्त कर दिया। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति हुई ना, जिससे क्या हुआ कि वहाँ पे राजतंत्र समाप्त हो गया, वहाँ पे क्या हो गया? लोकतंत्र शासन शुरू हो गया। जब भी मतलब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पे राजतंत्र समाप्त कर दिया गया। किस क्रांति के कारण? न फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या हुआ? वहाँ पे राजतंत्र समाप्त हो गया। क्या हुआ उसके बाद? क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग का आगमन का द्योतक था। देखिए, क्रांति के दौरान जो एक मानव अधिकार तैयार किया गया था वहाँ पे, कहाँ पे? न फ्रांस में। उससे क्या हुआ? एक घोषणा पत्र दिया, उसमें क्या हुआ कि एक नए युग का आगमन हुआ। एक नए युग का क्या हुआ? आगमन हुआ। तो किससे हमें पता चलता है? कि मानव अधिकार से, जो घोषणा पत्र था उससे हमें पता चलता है कि क्रांति के दौरान क्या हुआ? तैयार किया गया मानव अधिकार, एक मानव अधिकार तैयार किया गया, जिससे क्या हुआ? एक नया आगमन का शुरुआत हुआ, वही उसका द्योतक था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सन 1774 में क्या हुआ? बोर्बो राजवंश की का लुई 16वां, ये आपका मेन पॉइंट है कि लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके काफ़ी सारे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि लुई 16वां जो था वो फ्रांस में राजगद्दी पर कब बैठा? तो वो था 1774 ईस्वी को। कब? 1774 ईस्वी को। कब बैठा था? 1774 ईस्वी को। और वो कौन था? किस राजवंश से था? तो बोर्बो राजवंश। किस राजवंश से था? वो पूछा जाता है कि जो वो था वो किस राजवंश का था, तो वो था बोर्बो राजवंश का। और लुई 16वां, उसका क्या नाम था? जो 1774 में फ्रांस की राजगद्दी में बैठा, उस राजा का क्या नाम था? तो लुई 16वां। क्या नाम था? लुई 16वां। ये सभी पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंस है, और आप चाहे तो इसको नोट्स बना सकते हैं। ये बहुत ही मेन पॉइंट्स को मैं लेकर आया हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इसका मेन पॉइंट्स को आप लिख के भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लुई 16वां क्या हुआ? नेक्स्ट पॉइंट है, जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तो क्या हुआ? राजकोष खाली था। देखिए, जिस टाइम वो राजगद्दी पर बैठा उस टाइम क्या था? फ्रांस का जो राजकोष था वो पूरा क्या था? खाली था। ठीक ना? जिस टाइम वो राजगद्दी पर बैठा तो उस टाइम क्या था? राजगद्दी पूरा एकदम खाली था। राजकोष में क्या हुआ था कि
वहाँ पे राजकोष में धन था ही नहीं, और कई युद्ध लड़ने के कारण कर्ज के बोझ में दबा था। और फ्रांस वैसे भी बहुत सारे युद्ध उस टाइम लड़ रहा था, जिसका से क्या हुआ था, बहुत सारे देशों से वो कर्जा भी क्या हुआ था, बहुत सारे देशों से वो कर्जा भी ले चुका था, और कर्ज पे क्या हुआ था, कर्ज के बोझ पर दबा हुआ था। कर्ज के बोझ दिनों दिन बढ़ता जाता है। देखिए, जैसे ही अगर आपके पास कुछ है नहीं तो आप कर्ज तो लेंगे ही, तो वैसे ही क्या हुआ, कर्ज का बोझ था वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। कर्ज का क्या था, दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। ये भी आपको चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है कि 8वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में 3 एटरेस्ट। देखिए, जो फ्रांसीसी समाज था वो क्या था ना, 3 एटरेस्ट में 18वीं सदी में, 18वीं सदी यानी कि 1700 के 1780 या 70 या 50 बोल सकते हैं, आप ऐसे ही कुछ बोल सकते हैं, 1750। उस समय क्या हुआ था कि वो 8वीं सदी में जो फ्रांस की समाज था वो 3 एटरेस्ट में बटा हुआ था। कितने एटरेस्ट में, 3 एटरेस्ट में। ये पूछा जाता है कि कितने एटरेस्ट में बटा हुआ था ना, 3 एटरेस्ट में बटा हुआ था, ठीक है। और केवल तीसरी एटेस्ट के लोग, और वहाँ पे जो था वहाँ केवल तीसरी एटेस्ट के लोग को ही कर अदा करना पड़ता था, और तीसरे एटेस्ट के लोगों को ही टैक्स देना पड़ता था। तो अगर पूछा जाए कि फ्रांस में कि कौन से एटेस्ट के लोग वहाँ पे टैक्स दिया करते थे, तो वो थे तीसरे एटेस्ट। मैं बता दूं कि जो पहले एटेस्ट थे वो अमीर अमीर लोग नहीं, मतलब जो बड़े बड़े पादरी लोग हुआ करते थे, और दूसरा बड़े बड़े पादरी लोग, और दूसरे एटेस्ट में भी बड़े बड़े, पहले अटेस्ट में क्या हुआ, पादरी लोग हुआ करते थे, दूसरे अटेस्ट में भी जमींदार लोग, बड़े बड़े ये लोग हुआ करते थे, और जो तीसरे अटेस्ट के लोग थे वो आम किसान थे, मजदूर थे, और मजदूरों को ही क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। वहाँ का जो स्थिति था वो बहुत ही खराब था। वहाँ तीसरे अटेस्ट के लोगों को वहाँ टैक्स देना पड़ता था, और वैसे भी टैक्स बहुत ज़्यादा राजा किया गया था, बढ़ा दिया था, जिस कारण से वहाँ का जनता भी काफ़ी चिंतित थी। पूरी आबादी में जो था वहाँ का, पूरी आबादी में 90% किसान थे। जो यहाँ पे ये मेन पॉइंट्स बनता है कि फ्रांस में कितने परसेंट लोग किसान थे, तो पूरी आबादी का 90% क्या थे, किसान थे। 90% क्या थे, किसान थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीन। देखिए, 60% पर कुलीन, 60% जमीन पर किसका राज था, कुलीनों का। और चर्च और तीसरे अटेस्ट में 60% पर कुलीन, चर्च और तीसरे अटेस्ट के अमीर का अधिकार था। देखिए, 60% जो ज़मीन था वो पूरे 90%, टोटल कितना किसान थे, टोटल 90% किसान थे, उसमें से 60% जो था, 60% ज़मीन पर कुलीनों का अधिकार हुआ करता था, और चर्च और तीसरे अटेस्ट के अमीरों का अधिकार बाकी में हुआ करता था। और वो क्या करते थे, उसके ज़मीन पर काफ़ी सताते थे किसानों को। उसके बाद क्या हुआ कि प्रथम दो एटेस्ट थे वो कौन कौन थे, देखिए, एक था कुलीन वर्ग, एक था पादरी वर्ग, और एक था किसान मजदूर लोग। तो प्रथम दो जो एटेस्ट थे, पहला दो एटेस्ट, वो एक कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त था। वहाँ पे फ्रांस में क्या हुआ था कि दो एटेस्ट जो थे, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, उन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त था। कुछ मतलब इम्पोर्टेंट उन लोगों को अधिकार था कि ये तुम लोग ये कर सकता है, तो वो एक अधिकार प्राप्त था, जिसमें महत्वपूर्ण था कि विशेष अधिकार था कि राज्य को दिए जाने वाले कर में छूट। और वो उन दोनों को क्या, मेन जो था, वो अधिकार था कि उसमें उन लोग को टैक्स देना नहीं पड़ता था, और वो उन लोग को क्या था, टैक्स देने नहीं पड़ता था, और टैक्स की उन लोग पे क्या थी, छूट थी। वहाँ पे क्या थी, टैक्स नहीं देना पड़ता था, तो वहाँ पे टैक्स की क्या थी, छूट थी। प्रथम दो जो एटेस्ट थे, पहला जो एटेस्ट दो थे, उसमें से प्रथम दो एटेस्ट को कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त था, जिसमें क्या महत्वपूर्ण विशेष अधिकार में क्या है, कर देना नहीं पड़ता था। किससे छूट थी, कर की, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, किस चीज़ की उन लोग को क्या छूट था कि उन लोग को कर नहीं, यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ता था। नेक्स्ट मेन पॉइंट है
कि कुलीन वर्ग के किसानों से कुलीन वर्ग के किसानों से सामंती कर वसूला करता था। सामंती कर वहाँ पे वसूला करता था। कुलीन वर्ग के जो किसान थे, किसानों से सामंती कर वसूला करता था। सामंत मतलब होता है कि एक प्रकार का राजा है। वहाँ के किसान अपने स्वामी के घर, वहाँ के किसान क्या करते थे, कहाँ के, फ्रांस के किसान अपने स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवा देना, खेतों में काम करना, सैन्य सेवा देना। वहाँ के किसान, कहाँ के किसान ना, फ्रांस के किसान। फ्रांस के किसान क्या करते हैं, वहाँ के किसान अपने स्वामी के घर में क्या करते थे, स्वामी के घर में एवं खेतों में काम करना एवं सैन्य सेवा देना अथवा सड़क के निर्माण में सहयोग करते थे। क्या करते थे, सहयोग देने के लिए बाध्य थे, क्योंकि जरूरी था। अगर आप पर कोई दबाव डाल रहा है तो आप उसको, आपको कोई गुलाम बना के रखा तो आपको उसका काम तो करना ही पड़ेगा। और इसलिए वहाँ के लोग मजबूर थे और वो लोग काम करते थे। इसके बाद नेम एमसीक्यू क्वेश्चंस का जो मेन पॉइंट है, ये इस पॉइंट से आता है कि वहाँ पे जो चर्च भी किसानों से कर का हिस्सा था। देखिए, चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा था। देखिए, चर्च में भी जो कर लिया जाता था ना, वो भी एक किसानों का ही हिस्सा था। उसमें एक टाइड एक प्रकार का एक धार्मिक कर था। टाइड, ये पूछा जाता है कि धार्मिक कर क्या था ना, टाइड एक प्रकार का धार्मिक कर था। क्या था, टाइड एक प्रकार का धार्मिक कर। टाइड, ये आपका मेन पॉइंट है। टाइड एक प्रकार का क्या था, धार्मिक कर था, के रूप में वसूलते थे। वहाँ पे क्या करते थे, टाइड एक प्रकार का कर लिया जाता था और वो धार्मिक रूप में वसूला जाता था। और नेक्स्ट है कि जबकि उन्हें प्रत्यक्ष कर और जबकि सीधे तौर पे जो एक कर लिया जाता था, वहाँ पे प्रत्यक्ष कर लिया जाता है, उसको हम लोग टेले बोलते हैं। टाइल एक था धार्मिक कर था, वो टाइड था, और एक कर जो प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता था उसको हम लोग टेले यानी कि टाइल बोलते हैं। टाइल। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट पॉइंट में है कि विश्व के सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन का सूत्रपात फ्रांसीसी क्रांति को जाना जाता है। देखिए, जो विश्व में जो सामाजिक संरचना में जो चेंजिंग हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में चेंजिंग हुआ, तो उसका मेन श्रेय, मेन पॉइंट्स में उसको सबसे मेन ई माना जाता है, वो है फ्रांस को। फ्रांस के कारण ही पूरे वर्ल्ड में चेंजिंग यानी कि बदलाव हुआ। नेक्स्ट है कि फ्रांस के, हाँ ये भी आपका बहुत ही एमसीक्यू से इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस के राष्ट्रगान को मार्सिले के नाम से जानते थे। कि फ्रांस में एक राष्ट्रगान था। क्या था, राष्ट्रगान, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मार्सिले। फ्रांस में एक राष्ट्रगान, जैसे कि हम लोग का देश में यानी कि इंडिया में क्या होता है कि जन गण मन को फ्रांस यहाँ पे राष्ट्रगान माना जाता है, तो उसी तरह वहाँ पे एक फ्रांस में राष्ट्रगान था जिसको हम लोग मार्सिले के नाम से जानते हैं। देखिए, वो जो वो कर था, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओके, वहाँ पे जो क्या था कि राष्ट्रगान को मार्सिले, तो ये मार्सिले जो था वो एक कवि था जिसने लिखा था, उसका नाम था कवि राजेट दी लाइल। क्या नाम था उसका, कवि राजेट दी लाइल। ये भी पूछा जाता है कि कवि राजेट दी लाइल ने क्या लिखा था ना, मार्सिले, जो कि क्या था, फ्रांस का राष्ट्रगान था। उसको किसने लिखा था, कवि राजेट दी लाइल ने लिखा था। नेक्स्ट मेन पॉइंट है कि लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। क्या हुआ कि लुई 16वें को न्यायालय, किसके द्वारा, न्यायालय यानी कि कोर्ट के द्वारा देशद्रोह के आरोप में क्या हुआ, मौत की सजा सुनाई गई। और क्या हुआ, 21 जनवरी 1793 यानी कि 1793 में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। किसको, लुई 16वां को। लुई 16वां कौन था, फ्रांस का एक सम्राट नहीं, फ्रांस का एक राजा था जो किस वंश से, बुर्बो राजवंश से ताल्लुक रखता था। उसे क्या हुआ, 21 जनवरी 1793 यानी कि 1793 में फांसी दे दी गई। ये आपका याद रह जाएगा, कब फांसी दे दिया गया, 21 जनवरी 1993 को। नेक्स्ट मेन पॉइंट है कि सन
1793 से, ये आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 1793 से 1794 तक के काल को, 1793 से 1794 तक के काल को फ्रांस के इतिहास में आतंक का युग कहा जाता है। इस काल को अगर कोई पूछेगा कि 1793 से 1794 के काल को फ्रांस के इतिहास में क्या कहा जाता है, तो उसको आतंक का युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आतंक का युग कहा जाता है। इस समय फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन था। इस समय किसका शासन था? तो इस समय जो था फ्रांस में जैकोबिन क्लब जो था वहाँ का, उसका इस समय शासन था। कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस में 1793 से 94 के बीच में किसका शासन था? तो जैकोबिन क्लब का शासन था। 1793 से 94 तक के काल में जैकोबिन क्लब का शासन था। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है कि जैकोबिन क्लब के नेता का नाम मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। ये भी आपका एमसीक्यू के टाइप में, देखिए वहाँ पे एक रोबेस्पियर भी था जो क्या था? जैकोबिन क्लब का नेता था। जैकोबिन क्लब अगर बोले तो कौन था? जैकोबिन क्लब एक क्या था? एक वहाँ पे शासन व्यवस्था चलाया करता था, एक संगठन था। उस संगठन का नेता कौन था? तो उस संगठन का नेता जो था वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये आपका मेन पॉइंट्स है, इसको आप चाहे तो नोट करके रख सकते हैं। देखिए हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा सकते हैं, सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स को बता रहे हैं, क्योंकि पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत ही देरी लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैकोबिन को सौ कुलात के नाम से जाना जाता है। देखिए जैकोबिन को किस नाम से जाना जाता है? देखिए जैकोबिन को और एक नाम सोकुलात के नाम से भी जाना जाता है। सोकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे। जो देखिए वो सोकुलात जो था, क्या? सोकुलात जो था पुरुष, वो लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक है। देखिए सोकुलात लाल रंग का टोपी पहनते हैं, वो किसका प्रतीक है? वो स्वतंत्रता का प्रतीक है, यानी कि आज़ादी का प्रतीक है। क्या? सोकुलात पुरुष जो लाल रंग का टोपी पहनते थे, वो किसका प्रतीक है? ना वो स्वतंत्रता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का प्रतीक है। अब नेक्स्ट हम लोग मेन पॉइंट्स को देखेंगे। सिर्फ इतना ही मैंने मेन पॉइंट्स बनाए, इससे आपका पूरा चैप्टर जो था वो क्या होगा? पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट मेन पॉइंट है कि जो 21 दिसंबर, कब? 21 सितंबर सॉरी कब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं कि नेक्स्ट 21 सितंबर सन 1992 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ। फ्रांस में राजतंत्र का अंत कब हुआ? जो मेनली राजतंत्र था उसका अंत 21 सितंबर 1992 को राजतंत्र का क्या हुआ? अंत हो गया, और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। और क्या हुआ? फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया, यानी कि लोकतंत्र जैसे कि हमारे भारत में है वैसे देश घोषित कर दिया गया। कब? सन 1992। कब? 21 सितंबर 1992। गणतंत्र सरकार का वो रूप है। अब गणतंत्र जानते हैं कि गणतंत्र क्या है? सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। तो गणतंत्र क्या था ना? गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके शासक का प्रमुख चुनाव करती है। देखिए गणतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें शासक का चुनाव क्या करती है? जनता करती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग गणतंत्र बोलते हैं। जिसमें सरकार का चुनाव स्वयं जनता करती है, उसे हम लोग गणतंत्र कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि गणतंत्र बनने के बाद कहाँ पे? फ्रांस में। गणतंत्र बनने के बाद फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन हुआ। देखिए जैकोबिनों का शासन हुआ। देखिए जो गणतंत्र हो गया उसके बाद क्या हुआ?
लोग जैकोबिन लोग शासन चलाने लगा। रोबेस्पियर सरकार सत्ता में आई। और रोबेस्पियर जो थी वहाँ वो कौन थी ना, रोबेस्पियर जो थी वो जैकोबिन क्लब का नेता था। और वो क्या हुआ, वो सत्ता में आ गया। देखिए जब जैकोबिन का शासन हुआ तो सत्ता में कौन आएगा ना, रोबेस्पियर आ गया। तो रोबेस्पियर सरकार। उसके बाद नेक्स्ट जो हुआ कि गर्दन से धड़ से अलग करने वाली एक मशीन थी। वहाँ पे गर्दन को धड़ से अलग कर देने वाली एक मशीन भी थी। कहाँ पे, फ्रांस में। गर्दन को से धड़ को अलग कर देने वाली एक मशीन थी जिसको हम लोग गिलोटिन के नाम से जानते थे। इसका नाम, इसके आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन के नाम के। देखिए गिलोटिन का आविष्कार किसने किया था ना, डॉक्टर गिलोटिन ने। और कोई पूछेगा आपको कि गिलोटिन का आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर गिलोटिन। किसने किया था, डॉक्टर गिलोटिन के नाम से रखा गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि रोबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद कर दिया। देखिए रोबेस्पियर की जब सरकार आई तो रोबेस्पियर सरकार ने क्या किया, चर्चों को बंद कर दिया और भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया। रोबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद कर दिया और उसके भवनों को बैरक या डॉक्टर घर बना दिया गया। नेक्स्ट है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों एवं इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने क्या किया कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को पूरा अपना नीति चलाने लगा, सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक त्राही करने लगे। क्या हुआ कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने अपनी नीतियाँ बहुत सख्त से लागू कर दी। अंततः क्या हुआ कि अंततः जुलाई, ये का मेन पॉइंट है, अंततः जुलाई 1994 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। किसको ना रोबेस्पियर को। कब ना, 1994 में जुलाई में। अंत में क्या हुआ, उसको दोषी ठहराया गया और उसे गिलोटिन में चढ़ाया गया। गिलोटिन यानी कि जिसमें सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है, उसमें उसको चढ़ा दिया गया। किसको, डॉक्टर गिलोटिन को। और नेक्स्ट हुआ कि जैकोबिन सरकार के पतन के बाद, जब जैकोबिन सरकार के पतन हो गई यानी कि जब रोबेस्पियर मारा गया, तो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में मध्य वर्ग के संपन्न तबके के जो पास लोग थे उसके पास सत्ता आ गई और नया संविधान बना। क्या हुआ, जब जैकोबिन क्लब का अंत हो गया यानी कि पतन हो गया, पतन का मतलब होता है अंत हो गया, उसके बाद फ्रांस में जो था मध्य वर्ग यानी कि मिडिल वर्ग के जो मध्य वर्ग के जो स्टेट्स थे उसको क्या हुआ, संपन्न तबके के पास क्या हुआ, सत्ता आ गया और क्या हुआ, नया संविधान बना वहाँ पे फ्रांस में। और दो, जिसमें 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान रखा गया और इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी का नियुक्त किया गया। अब नेक्स्ट है कि क्या हुआ, कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट कि लेकिन फ्रांस में यह शासन भी डायरेक्टरों के आपसी झगड़े से नहीं चला। देखिए लेकिन फ्रांस में क्या हुआ, यह भी शासन जो हुई वो ज़्यादा दिन तो नहीं चली, आपसी झगड़ों से नहीं चला। और फिर सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो गया। कहाँ पे, फ्रांस में। और नेक्स्ट जब वहाँ उसका उदय हुआ तो नेक्स्ट इसका मेन पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट बना, जब फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बना, जब फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट बना, कब बना ना, 1804 को वो फ्रांस का सम्राट बन गया। उसके पास सबसे पहले फ्रांस की जो सत्ता थी वो सबसे पहले उसके पास उसको सबसे पहले उसको सत्ता जो थी वो 1951 उसको 1799 तक उसको फ्रांस की सत्ता मिल गई। लेकिन पूर्णतः रूप से वो 1804 को क्या हुआ कि फ्रांस का सम्राट बन गया। और फिर नेपोलियन जो था वो 1814 को 1815 में वह वाटरलू के युद्ध में वो हार गया। ये पूछा जाता है कि वाटरलू के युद्ध में वो हार गया। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। कब हार गया, 1815 को क्या हुआ, वो हार गया। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट।
तो इसी के साथ मिलते हैं। ये मेरा पहला वीडियो था, इसलिए अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छा ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।